हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। आज हम हिस्ट्री का अपना 9th लेक्चर पढ़ेंगे। कल हमने हिस्ट्री में, आप सब ने हमारे साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा, कल हमने हिस्ट्री में खिलजी डायनेस्टी का अंत किया था और हमने तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे गाजी मलिक जो पंजाब का इक़्तिदार था वो जाता है खुसरो शाह के पास, और जो खुसरो शाह कौन था, वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो जब उसे पता लगता है कन्वर्टेड मुस्लिम दिल्ली का सुल्तान बना है, तो वो सोचता है क्या इस्लाम का प्रचार कर पाएगा, ये कैसे इस्लाम को आगे बढ़ा पाएगा। तो ये सब इक़्तिदार आपस में मिल के इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसका पंजाब का इक़्तिदार था कौन, गाजी मलिक। गाजी मलिक जाता है, खुसरो शाह को हराता है और एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी, जो हम आज डिस्कस करेंगे। कल हम उसका पहला रूलर पढ़ चुके थे, जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। अब मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। अच्छे से हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको प्रॉपर वे में अपने नोट्स बनाएं, अच्छे क्वेश्चंस लगाएं। आप लूसेंट से, चाहे लूसेंट से लगा सकते हैं, आप घटना चक्र ले लें, कोई भी बुक ले लें, उससे क्वेश्चन लगाएं। दिल्ली सल्तनत का टॉपिक उठाएं, उससे क्वेश्चन लगाएं। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाएगा। आप बहुत ईजी वे में आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। आज से पहले आपको याद करने पड़ते थे, अब याद कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर स्टोरी में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और आप सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमारी चल रही है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का क्या टाइम पीरियड बताया था मैंने, 1206 से 1526। 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत में हम स्लेव डायनेस्टी पूरी कर चुके थे, खिलजी डायनेस्टी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कल स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो दिल्ली सल्तनत में आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है, तो पहला वो वीडियोस देख लें। आज से देखेंगे तो आप कन्फ्यूजन रहेंगे, क्योंकि पिछले नाम भी आते रहते हैं, पिछले नाम से रिलेट होती रहती है चीज़ें कि कौन कैसा आया, कौन क्या आया, कौन कहाँ था। तो इसलिए आप ज़रूर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। हमारी पूरी सीरीज चला रखी है हमने, मिडिवल इंडिया स्टार्ट किया हुआ है और लाइन से आपको पूरा टॉपिक मिल रहा है इस्लाम के उदय से लेके, और हम दिल्ली सल्तनत के तीसरी डायनेस्टी तक पहुंच चुके हैं। तो हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी में हम पहुंच चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1320 से 1414। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तुगलक डायनेस्टी जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड पे रूल करती है दिल्ली सल्तनत में। सबसे जो कम टाइम पीरियड पे रूल करती है वो है खिलजी डायनेस्टी, और जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड पे रूल करती है वो कौन है, तुगलक डायनेस्टी। वो तुगलक डायनेस्टी है। तो ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन इससे आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका जो पहला रूलर था कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक मैंने कल कंप्लीट करा दिया था, और आपको अगर याद होगा, आपने रिवीजन किया होगा, तो इसका जो रूलिंग पीरियड था आपका 1320 से 1325 था। 1320 से 1325 ये इसका रूलिंग पीरियड है। किसका, गियासुद्दीन तुगलक का। इसका हमने पूरा पढ़ लिया था, इसका रियल नेम पढ़ लिया था। इसने एक शहर खोजा था तुगलकाबाद, वो पढ़ लिया था। इसकी टॉम भी तुगलकाबाद में है, हमने वही पढ़ ली थी। इनके कंटेम्प्रेरी, जब इनके ये सुल्तान थे तो इनके मतलब साथ कंटेम्प्रेरी एक वो रहते थे सूफी संत, हमने सूफी संत भी पढ़ा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में हमने पढ़ा, कैसे उन्होंने बोला कि दिल्ली अभी दूर है, जो कथन दिया गया वो हमने पढ़ा। उसके बाद एक इन्होंने टाइटल दिया था, किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने एक टाइटल दिया था, ये शायद हमने कल नहीं पढ़ा था, इसको लिख लिएगा। एक टाइटल दिया था किसको, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को। किसको, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इन्होंने एक टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया, टाइटल दिया जिल-ए-लाही। जिल-ए-लाही, जिल-ए-लाही का टाइटल दिया। किसका टाइटल दिया, जिल-ए-लाही का। तो ये टाइटल दिया गया किसको, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को टाइटल दिया गया, किसके द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कब दिया था, ये तब की बात है जब इनके रिलेशन अच्छे थे। जब इनके रिलेशन अच्छे थे तब ये टाइटल दिया गया था, जिल-ए-लाही। उसके बाद तो इनके रिलेशन ख़राब हो गए थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो गई थी सुल्तान से ज़्यादा। जो जनता थी इन पे ज़्यादा भरोसा करती थी, सुल्तान पे कम करती थी। तो इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। जब डिस्प्यूट हुए, फिर ये आपको कल आपने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ बुखारा खान,
बुगारा खान के रिवोल्ट जब ये शांत करने गए बंगाल गियासुद्दीन तुगलक, तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया वापस नहीं आएंगे। तब का ही कथन है, तभी इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जब इन्होंने भिजवाया था लेटर कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली, तब तक आप दिल्ली छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कल गियासुद्दीन तुगलक में। ये रह गया था जिले लाही का टाइटल दिया, इसे आप नोट कर लेंगे, आज उसी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, कौन बनेगा रूलर बनेगा आपका इसका लड़का, गियासुद्दीन तुगलक का लड़का। कौन? जौना खान, बाय द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो हेडिंग डाले मोहम्मद बिन तुगलक। अब सेकंड रूलर बनेगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, डाले हेडिंग। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका रूलिंग पीरियड क्या है? 1325 से 1351, 1325 से 1351 ये रूलिंग पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ये रूलिंग पीरियड किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का। अब इसके बारे में क्या क्या है? सबसे पहले इसका रियल नेम, मैंने आपको बताया था रियल नेम क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका रियल नेम वाज जौना खान, जौना खान। रियल नेम क्या है? जौना खान। तो रियल नेम वाज जौना खान, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ही इज ऑल्सो कॉल्ड इंसेन सुल्तान, इंसेन सुल्तान। इंसेन मतलब हो गया पागल। ये वर्ड तो बड़ा फैमिलियर होगा ना आपका, आजकल एपी दिल्लो के गाने भी आ रखे हैं इंसेन। तो इंसेन मतलब पागल, इसे क्या बोलते हैं? पागल सुल्तान। अब इसे पागल सुल्तान क्यों बोला जाता है? क्यों इसे पागल बोला है? क्या वाकई में दिमाग से पागल था? तो दिमागी पागल नहीं है ये, दिमाग से ठीक था बिल्कुल, फिजिकली बिल्कुल ओके था ये, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो कभी जनता को समझ नहीं आई। इसने जो काम करे दिल्ली सल्तनत में वो कभी जनता तक समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा था, ये बहुत पढ़ा लिखा था, ये ग्रेट स्कॉलर था अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज का। ये भी लिख लीजिए आप कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो ग्रेट स्कॉलर था। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज, ऑफ अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज, अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज। तो इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये अरबी और पर्शियन लैंग्वेज का बहुत विद्वान था। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। अब हिंदी में लिखना चाहे, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो अब मैं आपको हिंदी में साथ साथ बोल भी रहा हूँ, लिखते रहिएगा। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था अरबी और पर्शियन लैंग्वेज का, और ये वैसे ही बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। तो जो इसकी पॉलिसीज़ होती थी वो काफ़ी हटके रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी पॉलिसीज़ हुआ करती थी वो, लेकिन जनता को वो चीज़ समझ नहीं आती थी उस समय। जनता को लगता था क्या क्या बोल रहा है ये, पागल है तो पता नहीं क्या, ये करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा थोड़ी से करके। अब जनता को समझ नहीं आया। अब मनमोहन सिंह को देख लो, वो भी तो पढ़े लिखे हैं पर अच्छे प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम ही नहीं आया कभी। तो उसी टाइप में मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान कहलाया गया। पागल इसको लोगों ने कहा, वहाँ की जनता ने इसको कहा पागल है, क्योंकि इसकी बातें, इसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। इससे कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम। इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन 5 एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, क्यों लोग इससे चिढ़ गए, और कुछ इसकी तो किस्मत भी ख़राब थी। इसने जो जो एक्सपेरिमेंट करे वो एक्सपेरिमेंट अच्छे थे, वो स्टेप अच्छा था, वो जो स्टेप था वो अच्छा लिया इसने, लेकिन किस्मत ऐसी ख़राब रही कि उल्टा ही पड़ जाता था हमेशा। तो किस्मत भी बेचारे इसकी ख़राब थी और लोगों ने इसे पागल भी कह दिया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। अब इतना नोट कर लें। अब इसके बारे में जो फेमस है एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन इसके बारे में जो और चीज़ें हैं पहले वो देख लें। इसके कोर्ट में, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। MBT लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके कोर्ट में एक ट्रैवलर आया। कौन आया? ट्रैवलर। एक फेमस ट्रैवलर आ रखा है इसके कोर्ट में। क्या नाम है? इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता सुना होगा आपने नाम, वो गाने में भी तो है, इब्न बतूता बगल पहन के जूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ट्रैवलर, इसके कोर्ट में एक ट्रैवलर आया, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है?
कहाँ पे आता है मोरक्को? भाई अफ्रीका में आता है ना, तो मोरक्को में है, ठीक है। तो एमबीटी के टाइम पे इसके कोर्ट में एक ट्रैवलर आया, इब्न बतूता। कहाँ से आया? मोरक्को में। तो एक फेमस ट्रैवलर है मोरक्को ट्रैवलर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोरक्को का ट्रैवलर किसके कोर्ट में आया था पहली बार? तो पहली बार किसके कोर्ट में आया है? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। कौन आया है? ट्रैवलर है कौन? ट्रैवलर है आपका इब्न बतूता। ये नाम आप नोट कर लेंगे, इब्न बतूता ट्रैवलर है जो मोरक्को से आया था, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। अब जो इब्न बतूता है, इसकी एक फेमस बुक है, इसने एक बुक लिखी। इसकी जो फेमस बुक है, इसकी फेमस बुक, उसका नाम है रहला। रहला, और इसी को बोलते हैं सफरनामा। क्या बोलते हैं? सफरनामा। रहला या फिर सफरनामा। रहला और सफरनामा एक ही बुक है, इसके दो नाम है, रहला और सफरनामा। तो ये फेमस बुक है बहुत। क्वेश्चन आ रखे हैं इससे भी कि भाई रहला बुक किसने लिखी है, या फिर रहला सफरनामा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता की। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इब्न बतूता की फेमस बुक बताओ। तो किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि रहला और सफरनामा इसकी फेमस बुक थी, जो इसने इसके टाइम पे लिखी है, इसके कोर्ट में आने के बाद लिखी है इसने बुक। तो इस बुक में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि फेमस बुक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो इस बुक में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो उस समय जो इसने बुक में लिखा था, इसने इस बुक में लिखा था कि इंडिया और मोरक्को के बीच में जो बिजनेस टर्म्स थे उसके बारे में लिखा है, कि इंडिया और मोरक्को के बीच में उस समय बिजनेस टर्म्स हो रहे थे उसके बारे में लिखा है। दूसरा, इसने लिखा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका राज बलूचिस्तान, राजपूत हो गए राजस्थान के, इनके अलावा पूरे भारत में है। कहाँ पे भाई? बलूचिस्तान और राजपूत, कहाँ के? राजस्थान के। इनको छोड़ के पूरे भारत पे किसका राज है? मोहम्मद बिन तुगलक का राज है। ये इस बुक में लिखा है। तीसरा लिखा है इसने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेक्युलर स्टेट बनाया था। क्या बनाया था? ही स्टैब्लिश्ड अ सेक्युलर स्टेट। इसने उस टाइम पे, किस टाइम की बात हो रही है? इस टाइम की 1320 इस टाइम की बात हो रही है 1325 से 51। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेक्युलर स्टेट बना दिया था, क्योंकि पढ़ा लिखा था तो सेक्युलर तो बनेगा ही है। तो सेक्युलर स्टेट बना दिया था इसने इस टाइम पे। किसने लिखी थी ये बात? इब्न बतूता ने। किसमें? रहला में। और एक बात इसमें और लिखी गई है, इसमें लिखा गया एक बात कि भाई दिल्ली जो थी उस समय पूरी दुनिया की सबसे, जो बोलते हैं पूरी डेवलप्ड सिटी थी, पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि ये ट्रैवलर है तो ये हर जगह घुमा होगा, ये हर जगह गया होगा, क्योंकि ट्रैवलर है, घूमने निकलते थे उस समय लोग, कहीं ट्रैवल कर लिया, इधर ट्रैवल कर लिया, तो ये हर जगह ट्रैवल करके आया होगा भारत। तो इसने बोला कि दिल्ली उस समय पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड सिटी है। कौन सी? दिल्ली। ये सब बातें लिखी गई है सफरनामों में। तो मैं आपको नोट करवाता हूँ, आप इसको नोट करिएगा। तो समझ गया? तो इब्न बतूता की फेमस बुक कौन सी है? रहला या फिर सफरनामा। अब जो इसकी सफरनामा में बुक्स में क्या क्या लिखा है मैंने आपको बताया अभी, उसको नोट करते हैं। पहले इसने क्या बताया? पहला पॉइंट जो इसकी सफरनामा बुक है, सफरनामा, पहला पॉइंट इसने क्या बोला? इसने बोला इंडिया एंड मोरक्को, इंडिया एंड मोरक्को के बीच बिजनेस, इंडिया एंड मोरक्को के बीच बिजनेस की डील, या लिख लेंगे इंडिया एंड मोरक्को के बिजनेस की डील, इनके बीच में कैसे बिजनेस होता था। पहला पॉइंट तो ये है इसकी बुक में। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका पूरी दुनिया में राज है। अपने एंड से लिखना पूरी बात। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरे भारत में 2 जगह को छोड़ के हर जगह राज है। 2 कौन सी? एक तो बलूचिस्तान, और दूसरा कौन सा है? राजपूताना। मतलब आप लिख लो राजपूत ऑफ राजस्थान, राजपूत ऑफ राजस्थान। इन दोनों को छोड़ के पूरे भारत पे किसका अधिकार है? तुगलक डायनेस्टी का। किसका अधिकार है? तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन कासिम का। तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया? सी पॉइंट उसने बताया कि उस समय दिल्ली जो थी पूरे वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री थी। कंट्री कह रहा हूँ, सबसे डेवलप्ड सिटी थी। पूरी जो दिल्ली थी, पूरी की पूरी दिल्ली उस समय पूरे वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड सिटी थी। पूरी सबसे डेवलप्ड सिटी हुआ करती थी कौन? दिल्ली। और इसने चौथी बात कौन सी बताई थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक
इसने एस्टेब्लिश्ड किया, क्या किया? एस्टेब्लिश्ड अ सेक्युलर स्टेट, एस्टेब्लिश्ड अ सेक्युलर स्टेट। इसने एक सेक्युलर स्टेट की स्थापना करी है। तो ये 4 बातें थी जो इसने बताई गई किस बुक में? जो इब्न बतूता की रहेला या सफ़रनामा है। तो 4 बातें आपने कौन कौन सी देखी है? कि इंडिया और अफ्रीका के बीच बिजनेस, अफ्रीका में आता है ना मोरक्को, तो इंडिया एंड मोरक्को के बीच बिजनेस, एक ही बात है वो। दूसरा एमबीटी, इसने बलूचिस्तान और राजपूत को छोड़ के पूरे भारत पे राज किया, राज था मतलब उस समय, जिस समय बुक लिखी गई उस समय इसका राज हुआ करता था। और दिल्ली वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड सिटी थी उस समय। और चौथा पॉइंट कौन सा है? ही एस्टैब्लिश्ड द सेक्युलर स्टेट, इसने एक सेक्युलर स्टेट बनाया, एक सेक्युलर स्टेट बनाया। ये तो बातें हो गई सफ़रनामा की। सफ़रनामा में क्या क्या बातें थी लिख लिया आपने पूरी, नोट कर लें। अब इसके बाद और क्या क्या करा इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान, लिखेंगे ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान, ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान who tried to ban सती सिस्टम, who tried to ban सती सिस्टम। ये पहला सुल्तान था जिसने ट्राई करा सती सिस्टम को बैन करना, केवल ट्राई करा, ये बैन कर नहीं पाया। लेकिन सबसे पहले जिसके द्वारा प्रयास किया गया ना, कोशिश की गई, वो यही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके द्वारा ही पहली बार सती सिस्टम को बैन करने की कोशिश की गई। ये बैन कर नहीं पाया था, पर इसने ट्राई करा। बैन करेगा इसके बाद वाला रूलर जो बनेगा फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद बैन करेगा अकबर के बाद बैन करेगा औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बैन करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829। 1829 में परमानेंटली बैन हो जाएगी, कौन सी? परमानेंटली बैन हो जाएगा सती सिस्टम। लॉर्ड विलियम बेंटिक बैन करता है, और इनकी हेल्प करता है राजा राम मोहन राय, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर है उसमें से राजा राम मोहन राय इनकी हेल्प करता है, किनकी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। परमानेंटली खत्म हो जाती है सती सिस्टम। तो पहले आप इतना लिखेंगे कि इज द फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू बैन सती सिस्टम। अब सती सिस्टम क्या है? सती सिस्टम क्या है और ये स्टार्ट कहाँ से हुई? कैसे जो औरतें थी वो सती होना स्टार्ट हुई? ये सिस्टम, ये प्रथा कहाँ से चली? ये कुप्रथाएं थी, कुछ हमारे हिंदुओं में कुछ कुप्रथाएं चला करती थी। चाइल्ड सेक्रीफाइसेस हो गए, सती सिस्टम हो गए, और भी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं चला करती थी। फिलहाल सारी खत्म हो चुकी है, सारी एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन पहले बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हिंदू धर्म में चला करती थी। अब तो बलि प्रथा पर भी बैन लग गया है, तो सारी प्रथाएं धीरे धीरे बैन हुई हैं। तो जो सती सिस्टम था, इसको बैन करने का सबसे पहले ट्राई किसने किया? सबसे पहले ट्राई किया आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ट्राई करा है, इतना याद रखना कि बैन करने का ट्राई किया है, हु ट्राइड, जिसने ट्राई किया है। ये बैन कर नहीं पाया था लेकिन ट्राई करा है। क्वेश्चन ऐसा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि हु ट्राइड टू बैन, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक है, और जिसने पहली बार बैन किया है अगर ये पूछेगा तो वो उसमें कौन आएगा? इसके बाद का रूलर फिरोज शाह तुगलक। अब सती सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो सती सिस्टम है ये स्टार्ट हुई है गुप्ता पीरियड से। कब से? गुप्ता पीरियड, गुप्तकाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुप्तकाल। गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुई है, और जो गुप्ता पीरियड है इसका टाइम पीरियड था 300, गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड था 375 से 540। ठीक है, ये बीसी की बात है। 375 से 540 बीसी, ये हम बीसी में हैं। हम कहाँ पे हैं? बीसी में आ रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था एडी और बीसी का डिफरेंस, तो अब बीसी की बात कर रही है। तो जब गुप्त काल चल रहा था, जिसका पूरे गुप्त काल का टाइम है 375 से 540, और इस समय गुप्त काल में जो रूलर था, जिसके जब सती स्टार्ट हुई उस समय जो रूलर था उसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। तो रामगुप्त रूलर था। कौन था? रामगुप्त रूलर। अब इसका एक वो हुआ करता था सेनापति, आर्मी चीफ। कौन हुआ करता था? आर्मी चीफ। किसका? जो रूलर था गुप्ता पीरियड का उस समय रामगुप्त था। इसके टाइम पे, रामगुप्त के टाइम पे कौन? इसके टाइम पे कौन रूलर था? गुप्ता पीरियड के टाइम पे रामगुप्त रूलर था, और इसका आर्मी चीफ था, इसका नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। समझ रहे हैं आप इतना? तो आर्मी चीफ था रामगुप्त का गोपराज। अगर आप इसका टाइम लिखना चाहेंगे तो इसका टाइम था 375 से 380। ये किसका टाइम पीरियड है? रामगुप्त का।
जो सती सिस्टम का स्टार्ट हुआ है गुप्ता पीरियड से हुआ है। गुप्ता पीरियड जो पूरी गुप्त पीरियड चली है, गुप्त काल चला है, उसका जो काल है डायनेस्टी का 375 से 540 BC है। और इस काल के बीच में एक राजा हुआ करता था गुप्त काल का ही, उसका नाम था रामगुप्त। तो रामगुप्त का टाइम पीरियड मैंने बताया आपको 375 से 380 BC। इसके टाइम पे एक इसका वो था आर्मी चीफ, सेनापति, क्या नाम है? गोपराज। क्या नाम है इसका? गोपराज। तो गोपराज एक बार वॉर में गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? वॉर में। इसने इसको वॉर में भेजा लड़ने के लिए, जिसमें इसकी डेथ हो गई, ही डाइड। ये वॉर में गया, एक वॉर में गया है, और जिसके बाद इसकी डाइड हो गई, मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद जब इसको वहाँ करवाया, हम पढ़ रहे हैं गोपराज। भाई गोपराज किसका था सेनापति? किसका सेनापति था गोपराज? गोपराज सेनापति था रामगुप्त का। इसका सेनापति कौन था? गोपराज, जो एक वॉर में मर गया था। अब सती सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सती सिस्टम स्टार्ट हुआ कैसे औरतें सती होना स्टार्ट हुई हैं, वो पढ़ रहे थे हम। तो जो गुप्ता पीरियड है, अरे इसमें मैंने BC लिख दिया ना, BC नहीं है भैया, AD में ही चला है, CE है, CE कॉमन एरा ही है, CE। 319 से 540 है ना गुप्ता पीरियड, 319 से 540। और ये कौन सा टाइम पीरियड है? 375 से 380 CE। तो ये टाइम पीरियड है। तो भाई जो सती सिस्टम स्टार्ट हुई है गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुई है। गुप्ता पीरियड चली है 319 से 540। वैसे 550 बोलते हैं, लेकिन वो 10 साल इनके डाउनफॉल ही है, तो वो काउंट नहीं होते। तो 319 से 540। तो गुप्ता पीरियड में जो एक रूलर था उस समय रामगुप्त 375 से 380 इसका रूलिंग पीरियड है। इसका एक सेनापति हुआ करता था गोपराज, जो एक वॉर में मर गया, एक युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। उसको देख के, उसकी मृत्यु के बाद जो इसकी वाइफ थी, इसकी धर्मपत्नी थी, वो डिप्रेशन में चली गई। और जब इसको चिता पे लिटा के में अग्नि दी जा रही थी, तो ये भी कौन? इनकी वाइफ थी, वो भी उस चिता में कूद गई। तो तब से सती सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ये पहली सती हुई है, पहला जो औरत सती हुई वो गुप्ता काल में हुई है। तो सती सिस्टम में जो पहली औरत जो सती हुई है वो गुप्ता काल में हुई है, पहली औरत सती। तो कब हुई है वो? रामगुप्त के जो सेनापति था गोपराज, इसकी मृत्यु के बाद इसकी धर्मपत्नी वो जो सती हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट क्या हुई? पहले तो शुरू में क्या हुआ कि भाई जब और औरतों ने देखा कि भाई अब हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हमारे पति की जो मृत्यु हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब जीवन में हम क्या करेंगे जी के। तो धीरे धीरे इनको देख के, इनकी वाइफ को लोगों ने इनको देखा, ऐसे ऐसे स्टेप उठाने लगे। तो पहले तो औरतें अपनी मर्जी से कर रही थी, मतलब जिनको करना है सती वो कर लेती थी सती, उसमें कोई वो नहीं थी, कोई फोर्स नहीं करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद इसको परमानेंट ही कर दिया गया था। कुछ टाइम बाद क्या होता था कि जिसके हस्बैंड मर जाते थे उनकी वाइफ को जला दिया जाता था, मतलब उनको बोला जाता था कि आप सती हो जाओ। तो ये कुप्रथा स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट होने का कारण जो था वो ये था कि अपनी मर्जी से गोपराज की जो धर्मपत्नी थी वो सती हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सब औरतों को फोर्स किया गया, औरतों को जबरदस्ती कहा गया कि तुम्हारे हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तुम अब सती हो जाओ। तो ये कुप्रथा थी। अपनी इच्छा अनुसार किया, स्टार्टिंग में तो अपनी इच्छा अनुसार हुआ, लेकिन बाद में इच्छा नहीं पूछी जाती थी। बाद में इसको इस टाइप के ले गए, इस वे में, इस फॉर्म में ले गए सती सिस्टम को कि फोर्सफुली जिन औरतों के जो हस्बैंड होते थे वो एक्सपायर होते थे, उन औरतों को सती कर दिया जाता था। तो ये सती सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो इस सिस्टम को बैन करने का ट्राई करने वाला पहला सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपको बता दिया सती सिस्टम के बारे में पूरा कि क्या है सती सिस्टम। अब आगे देखो, एक मिनट, अब सती सिस्टम का टॉपिक दोबारा तो आएगा नहीं, तो सती सिस्टम के से कुछ जुड़ी बातें हैं वो देख लीजिए आप। सती सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। सती सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ? सती सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से है? आप पढ़ेंगे सती सिस्टम पे जिन्होंने बैन लगाया, इसने तो बैन ट्राई किया था। बैन लगाने वाले 4 नाम है, चारों याद रखोगे आप। पहला कौन है? पहला है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद का रूलर, इसके बाद जो रूल करेगा वो फिरोज शाह तुगलक। दूसरा कौन है? पहला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। दूसरा आपका अकबर। कौन सा है? अकबर। तीसरा औरंगजेब। और चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम
लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 4 जने थे, ये 4 लोग हैं, 4 बंदे हैं। पहला फिरोज शाह तुगलक, जिसने पहली बार सती बैन करी। दूसरा अकबर, इसने अपने रूलिंग पीरियड में सती बैन करी। तीसरा औरंगजेब, इसने अपने रूलिंग पीरियड में सती बैन करी। और चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने सती को परमानेंटली बैन कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन 1829 परमानेंटली बैन कर दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब कौन है लॉर्ड विलियम बेंटिक? ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे। तो 4 लोग थे जो सती सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार से ही मैंने आपको 4 लोग बताए थे जुड़े हुए, ऐसे ही मैंने सती सिस्टम से बताया आपको कि 4 ये नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थी ना, ये जो बेंटिक थे, इनकी हेल्प की थी, इनकी मदद की थी बैन करने में राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। इन्होंने हेल्प की थी किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की, सती सिस्टम को परमानेंटली बैन करने के लिए। इसके बाद सती दोबारा नहीं हुआ। सती सिस्टम लास्ट परमानेंटली जो बैन हुई है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की है। अब ये हो गया आपके टॉपिक। हमने इब्न बतूता पढ़ लिया, ट्रैवलर पढ़ लिया, हमने सती सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ एक्सपेरिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? कुछ एक्सपेरिमेंट्स। किसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? तो हो क्या रहा था? अब मोहम्मद बिन तुगलक जनता की नज़रों में तो पागल था, ये बेचारा पागल था जनता की नज़रों में। तो क्या होता है, इसके टाइम पे बहुत रिवोल्ट स्टार्ट हुए। रिवोल्ट समझ रहे हो? विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह स्टार्ट हुए इसके टाइम पीरियड में। टोटल 34 रिवोल्ट्स हुए। 34 कितने? 34। अब जनता सड़कों पे रहती थी इसके टाइम पीरियड में, ज़्यादातर इसके खिलाफ जनता सड़कों पे रहा करती थी। तो इसके टाइम पीरियड पे रिवोल्ट्स हुए कितने? टोटल रिवोल्ट्स जो हुए, रिवोल्ट्स हुए टोटल 34 टोटल रिवोल्ट्स हुए, जिसमें आपके 27 रिवोल्ट्स तो हुए साउथ इंडिया में। 27 कहाँ पे हुए? साउथ इंडिया में। और बाकी 7 रिवोल्ट्स कहाँ हुए? 7 रिवोल्ट हुए नॉर्थ इंडिया में। तो 27 रिवोल्ट हुए साउथ इंडिया में और 7 रिवोल्ट हुए नॉर्थ इंडिया में। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अब हुआ क्या भाई, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल तो इसकी भी दिल्ली है, दिल्ली इसकी कैपिटल थी। तो जो रिवोल्ट्स हुए साउथ इंडिया में, तो इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था, अब हम वो पढ़ेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट जो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया? ही शिफ्टेड इज कैपिटल टू साउथ इंडिया। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से साउथ इंडिया कर दी। रीज़न क्या है उसका? रीज़न उसका ये है कि रिवोल्ट्स हो रहे थे साउथ में, बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे। बार बार नॉर्थ से साउथ जाना बहुत खर्चे का काम था। तो इसने क्या करा? इसने साउथ को कैपिटल बना दी। तो इसने क्या करा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू साउथ इंडिया। अब साउथ में कहाँ बनाई? टू साउथ इंडिया। साउथ में बनाई गई देवगिरी महाराष्ट्र। देवगिरी महाराष्ट्र। देवगिरी महाराष्ट्र में इसने अपनी कैपिटल बना दी। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। देवगिरी महाराष्ट्र को कैपिटल बना दी गया जस्ट बिकॉज, क्योंकि साउथ में बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे जनता के। तो बार बार इसको शांत कराने जाना पड़ता रहा नॉर्थ से। इसने कहा कौन बार बार जाएगा, एक काम करते हैं दिल्ली को ही देवगिरी को ही कैपिटल बना देते हैं साउथ इंडिया में। अब यहाँ पे कैपिटल रही केवल 1.5 साल, केवल 1.5 साल ही कैपिटल रही। पहला एक्सपेरिमेंट इसका क्या था कि दिल्ली से अपनी शिफ्ट कर दो कैपिटल कहाँ? देवगिरी। लेकिन देवगिरी 1.5 साल रही। क्यों? क्योंकि जब ये देवगिरी पहुँचा, ये साउथ में पहुँचा, तो साउथ में तो रिवोल्ट्स कम हो गए लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा हो गए। समझ गए आप? साउथ में तो रिवोल्ट्स कम हो गए इसकी, क्योंकि साउथ में आ गया। अब नॉर्थ में रिवोल्ट ज़्यादा हो गए, साउथ में कम और नॉर्थ में ज़्यादा। फिर इसका उल्लू बन गया। इसने कहा इतना खर्चा करके आया भाई, कहीं कैपिटल शिफ्ट करना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। इतनी बड़ी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की कैपिटल शिफ्ट करना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। तो आया, बहुत पैसा खर्च होता है इस चीज़ में। आया, कैपिटल शिफ्ट करी, 1.5 साल रहा। फिर इसने कहा तो मेरा गलत डिसीजन हो गया। किस्मत खराब थी इसकी, लोग इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे। जब जनता खिलाफ हो जाए तो आप कितने भी अच्छे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा है ही नहीं उसका। तो बस 1.5 साल रहा, इसको फिर जाना पड़ा नॉर्थ इंडिया। फिर घूम के नॉर्थ इंडिया चले गए, वापस दिल्ली चले गया। तो उसने देवगिरी को कैपिटल बनाया इसने। तो इन्हें देवगिरी का नाम क्या रखा? देवगिरी का नाम चेंज करके इसने दौलताबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? दौलताबाद।
दौलताबाद। इसने कैपिटल बनाई देवगिरी महाराष्ट्र को, तो किस नाम से? दौलताबाद से। इतना नोट कर लेना, दौलताबाद से इसने कैपिटल बनाई। तो पहला एक्सपेरिमेंट आप इसका समझिए होंगे क्या? इसने अपनी राजधानी शिफ्ट करी, इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। कहाँ पे शिफ्ट करी? शिफ्ट कहाँ करी? देवगिरी महाराष्ट्र। किस नाम से? दौलताबाद नाम से। और शिफ्ट करने का रीज़न क्या है? रिवोल्ट्स हो रहे थे साउथ इंडिया में, रिवोल्ट ज़्यादा हो रहे थे। और जब साउथ इंडिया ले गया तो भैया नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गए रिवोल्ट। तो किस्मत भी खराब है इसकी, मैंने आपको शुरू में बोला था। अब इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट, अब इसका लिखो सेकंड एक्सपेरिमेंट। लिखो सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? फेलियर ऑफ खुरासान मिशन। फेलियर ऑफ खुरासान मिशन। अभी खुरासान क्या है? खुरासान एक जगह है ईरान, ईरान के पास। कहाँ पे? ईरान के पास। तो ईरान के पास है जगह खुरासान। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उस समय सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर समझते हैं आप? गृह युद्ध। मतलब वहाँ की जो जनता थी वो जो अपने उनके रूलर थे उससे परेशान थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना खुरासान पे अटैक कर देते हैं। इसने क्या सोचा? मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि भाई इसका नुकसान तो बहुत हो गया। जब इन्हें कैपिटल शिफ्ट करी और वो फेल हो गई तो इसका काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सोचा पैसों की वसूली हो जाएगी, अपना अटैक कर देते हैं खुरासान पे। खुरासान मिशन पर अटैक करते हैं, खुरासान पे जाके अटैक करते हैं। वहाँ का रूलर तो वैसे ही जनता नहीं चाहती, उसको मारेंगे और वहाँ अपना राज करेंगे, धन दौलत लूटेंगे वहाँ से। अब ये मिशन भी फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? भाई इंडिया से ईरान जाने में बहुत समय लगता था, 1 साल लगेगा। तो इसने क्या करा? 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी हर आर्मी के ऑफिसर को। जितने भी सेनापति थे, जितने भी आर्मी ऑफिसर थे, उन सबको 1 साल की तनख्वाह दे दी एडवांस में। 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दे दी कि भाई अगर इन्हें कुछ हो भी जाए तो इन्हें घर वालों पे पैसा पूसा रहे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था ही ये बहुत। तो 1 साल की इसने सैलरी एडवांस दे दी। अब चले बाबूजी पूरी सेना लेके खुरासान पहुंच गए। अब जैसे ही खुरासान पहुंचने वाले थे तो खुरासान था जो जहाँ यहाँ पे वो चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, यहाँ के लोग अपने राजा से परेशान थे। अब ये बात खाली मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ी पता है, ये बात तो आसपास के लोगों को भी पता होगी ना। उसके आसपास भी तो होंगे राजा। खुरासान के मिशन के जो खुरासान था जगह थी, उसके आसपास भी तो राजा होंगे बहुत सारे, उनको भी तो पता होगी। वो आँख बंद करके तो बैठे नहीं होंगे, उन्हें भी पता था। अब ये पहुँच गया अपनी सेना लेके। तब तक क्या हुआ? खुरासान पे अटैक कर दिया उसके पड़ोसियों ने। किसने अटैक कर दिया खुरासान पे? उज्बेगों ने अटैक कर दिया। उज्बेगे कौन हो गए? उज्बेकिस्तान वाले एरिया के आसपास के लोग हैं उज्बेक। उज्बेगों ने अटैक कर दिया किस पे? खुरासान पे। खुरासान पर अटैक कर दिया उज्बेगों ने, और बस इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। ये फिर बेवकूफ़ बन गया, आधे रास्ते तक पहुंच गया। अब वैसे पूरी की पूरी सेना वापस लेके आनी पड़ी उसको। सैलरी एडवांस में दे चुका था। एक और नुकसान कर दिया इसने तगड़ा। तो 2 मिशन तो इसके हो गए फेलियर। समझ गए दूसरा मिशन कैसे फेलियर हुआ? फेलियर ऑफ खुरासान मिशन। अब इसमें भी इसके बहुत पैसे डुबा दिए इनने, दिल्ली सल्तनत के बहुत पैसे डुबा दिए खुरासान मिशन। अब थर्ड उसका वो देखो एक्सपेरिमेंट, जो उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट है, ये आपका क्या है? ये ही इंक्रीजेज टैक्स इन दोआब। अब दोआब क्या होता है? दोआब नदी के किनारे वाले एरिया को बोलते हैं। दोआब नदी के किनारे वाले जो 2 एरिया हैं उनको दोआब बोलते हैं, जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। नदी के किनारे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब। तो दोआब में इसने टैक्स बढ़ा दिया। अब इतना खर्चा कर दिया, पहले कैपिटल शिफ्ट कर दी, वहाँ पैसे बर्बाद, फिर वहाँ चले गया खुरासान मिशन में, वहाँ पैसे बर्बाद। अब कहीं से तो वसूली करनी है, वसूली का तो एक ही वो है तरीका, एक ही रूट है, एक ही रास्ता है, क्या? टैक्स। तो इसने टैक्स बढ़ा दिया दोआब वाले क्षेत्र में। तो दोआब वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे, इसने उनको बोला कि भाई अब तुम करो 2 टैक्स दोगे तुम, मतलब तुम टैक्स दोगे बढ़ा के, दुगनी खेती करो, खेतियाँ करो अपनी ज़्यादा, तुम्हारे एरिया में ज़्यादा खेती होती है, अपनी खेती बढ़ाओ और मेहनत करो और मुझे टैक्स दो बढ़ा के। क्यों? क्योंकि वसूली तो करनी है, इसलिए। तो इसने डिपार्टमेंट बना दिया दीवान खोई। इसने खेती के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, क्या नाम है उसका? दीवान खोई। दीवान कोई, ये टैक्स इसने डिपार्टमेंट बनाया है। क्या है ये? डिपार्टमेंट, जो ये सब देखता था, टैक्स वैक्स को
डिपार्टमेंट बना दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्या नाम है? दीवाने खोई। ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जब इसने दोब पे टैक्स इंक्रीज करे तो एक डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, ले क्या? दीवाने खोई। अब इसकी यहाँ भी किस्मत खराब, यहाँ भी इसकी किस्मत खराब। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि उस साल सूखा पड़ गया, उस साल खेती हुई नहीं, जितनी पहले होती थी उतनी भी नहीं हुई, फिर सूखा पड़ गया। तो इसकी किस्मत ही बहुत ख़राब है भाई। खेती के लिए इसने कहा दुआब में खेती करो, दबा के अपना दुगना वो करो, खेती करो, मुझे टैक्स दो फटाफट, मैं अपनी वो वसूली करूँगा जो मैंने नुकसान करा है। उस साल तो मैं सूखा ही पड़ गया, खेती बढ़ गई जीरो, जितनी होती थी उतनी भी नहीं हुई और बिल्कुल जीरो पड़ गया मामला। तो ये इसका तीसरा मिशन ये भी फेल हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। समझ गया तीसरा मिशन कैसे फेल हुआ? तो इसमें तीसरे मिशन में रखने दोब पे टैक्स बढ़ाए और एक डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर। क्या नाम है? दीवाने कोई। अब पढ़ेंगे हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट इसका। कौन सा एक्सपेरिमेंट? फोर्थ एक्सपेरिमेंट। यह है फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या है? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। तो खाली मोदी जी ने नहीं करी हुई नोटबंदी, इन्होंने भी करी हुई है एक बार, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने भी करी हुई है नोटबंदी। तो इन्होंने नोटबंदी कर दी चौथे एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने कहा सिल्वर कॉइन क्यों चला रहे, इतना पैसा वो तो सब लूट लिया, खत्म हो गया, सब बर्बाद कर दिया। तो इसने क्या करा? सिल्वर कॉइन छोड़ दो, टंका टका कुछ नहीं, इसने एक टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी चलाई इसने लेदर करेंसी चलाई, लेदर के सिक्के, लेदर कॉइन। तो टोकन करेंसी आप कागज की करेंसी बोल लो, एक टोकन से भी करेंसी हो गई, एक पेपर की करेंसी भी इसने चलाई, लेदर कॉइन चलाया इसने। अब लेदर कॉइन लोग घर में बना लेते थे भाई, सिल्वर तो नहीं बना सकते ना घर पे, लेदर कॉइन लोग घर में बना लेते थे। बस सब पे पैसा आ गया, लेदर कॉइन बना दी, तो अर्थव्यवस्था की तो लग गई लंका। तो भाई ये इसका चौथा एक्सपेरिमेंट था। किसका? नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का। तो कोई आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई दिल्ली सल्तनत में नोटबंदी किसने करी, डीमोनेटाइजेशन किसने किया? तो नोटबंदी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मुझे मोदी जी ने की थी तो मीडिया वाले बोल रहे थे ना, मीडिया वाले जो आपके और डिबेट्स में बैठते हैं सब बोल नहीं रहते कि ये 2000 मतलब इसके ये नए हमारे आजकल के मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से कंपेयर कर रहे थे मोदी जी को, क्योंकि इसने भी नोटबंदी करी हुई है। तो इसका फोर्थ एक्सपेरिमेंट ये भी फेल, ये भी कंप्लीटली फेल हुआ। इसके बाद आएगा फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा? फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये है फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये क्या? फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है? फेलियर ऑफ कराचिल मिशन। फेलियर ऑफ कराचिल मिशन, कराचिल मिशन का फेलियर। अब ये कराचिल मिशन क्या है भाई? कराचिल उत्तराखंड के कुमाऊं में एक जगह है, उत्तराखंड के कुमाऊं में एक जगह है, कौन सी? कराचिल। तो यहाँ पे आया था ये, यहाँ पे गया क्यों? क्योंकि वो चीन से लगे हुए एरिया है, तो यहाँ अपनी आर्मी को ले गया है उनसे व्यापार के ठीक संबंध बनाने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे अटैक करना पड़ जाए तो उस चीज़ के लिए पूरी आर्मी को लेके गया। अब ये मिशन क्यों फेल हुआ? क्योंकि वहाँ पड़ती है ठंड, अब इन्हें आदत नहीं थी ठंड की, इसके आधे सैनिक वहीं मर गए ठंड से। उत्तराखंड में ठंड से आधे आर्मी मर गए, इसके जो आर्मी के सेनापति वगैरह थे, जो आर्मी के वो थे सारे, जो वो सब मर गए। कैसे? ठंड से। तो इसके 5-6 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, इसने पूरी ख़त्म ही कर दी, लंका लगा दी पूरी अपने तुगलक डायनेस्टी। अब ये गलती तो बेचारे की कुछ नहीं थी, बस किस्मत नहीं साथ दे दी। जब मैंने टैक्स लगाया, दोब में टैक्स बढ़ाया तो वहाँ सूखा पड़ गया। जब वहाँ गया तो उज्बेकों ने हमला कर दिया, जब खुरासन मिशन में गया तो उज्बेकों ने पहले ही हमला कर दिया वहाँ। तो इसके सारे मिशन क्या हुए? फेल हुए। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए एक पागल सुल्तान कहलाता है क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट किए इसने। अभी तो बेचारा एक गलती छुपाने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करता था, दूसरी गलती को बचाने के लिए तीसरा करता था, और सारी गलती पे गलती होती चली गई। तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी इसका फेल हो गया। कौन सा? कराचिल मिशन। इसके बाद 1351, इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यही है, ये मिशंस है, इसके डिपार्टमेंट था, सती सिस्टम इसने बैन लगाने की कोशिश की पहले। और इसके बाद क्या हुआ? 1351 इन 1351 रिवोल्ट हुआ, एक रिवोल्ट ऑफ थट्टा सिंह का रिवोल्ट हुआ।
जिस रिवोल्ट में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। जिस रिवोल्ट में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगर आप इसका टॉम पूछेंगे तो इसका टॉम तुगलकाबाद में है। टॉम कहाँ है? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की खोज की थी ना गियासुद्दीन तुगलक ने, इससे पहले वाले रूलर ने, 1320 से 1325। तो इसका टॉम कहाँ है? तुगलकाबाद में। 1351 में क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ थट्टा सिंह हुआ। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। अब एक चीज़ इसमें और लिख लेना, इसमें एक चीज़ रह गई आपकी कि जो इसके रूलिंग पीरियड में एक चीज़ और हुई है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। आप लिखोगे इन 1336, इन 1336, 1336, 1336 में साउथ में एक नया एम्पायर बना। साउथ में, कहाँ पे? साउथ में एक एम्पायर बना, एक एम्पायर। ये बहुत फेमस एम्पायर है, अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत ब्रीफली आगे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। एक एम्पायर बना जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। क्या था? विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। तो दो भाई थे, उन दो भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी। विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया और बोला कि हम तुगलक डायनेस्टी के अंडर में नहीं आएंगे, हम अलग रहेंगे। तो विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। ये विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं विजयनगर एम्पायर को, लेकिन अपने में ये बहुत अच्छा टॉपिक है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो अभी लिख लेना कि विजयनगर एम्पायर कब बना? 1336, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर 1336 में, इसी के रूलिंग, इसके टाइम के बीच में बना विजयनगर एम्पायर। इसके जो फाउंडर हैं, जो इसके फाउंडर थे, फाउंडर वॉज, दो भाई थे, दो भाई बताया मैंने आपको। एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दो ब्रदर थे, सगे भाई, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना करी। कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। और स्थापना कब करी है? मैंने आपको बताया इन 1336 में साउथ इंडिया में एक नया एम्पायर खड़ा होगा जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर, जो इंडिपेंडेंट होगा दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से उसका कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है दिल्ली सल्तनत से। कब बना है? इन 1336। और अगर मैंने आपको इब्न बतूता पढ़ाया था, अगर मैंने आपको इब्न बतूता का आने वाला टाइम नहीं बताया कि वो इंडिया में आया कब, ये तो आपको पता है मोरक्को से आया, अफ्रीका से आया है। वो किसके कोर्ट में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। तो अब लिख लेना इन जो वो आया था 1333 में आया था। कौन? 1333 में आया था। कौन? इब्न बतूता। अगर मैंने शायद नहीं लिखवाया होगा तो आप लिख लेना, वैसे मैं लिखवा दिया होगा, शायद नहीं लिखा तो एक बार फिर भी रिवीजन हो जाएगा आपका। इन 1333 में कौन आया? इब्न बतूता। कौन आया? इब्न बतूता। किसके कोर्ट में? मोहम्मद बिन तुगलक के। अब ये दोनों हो गए पढ़े लिखे से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना काजी बना दिया। एक काजी होता है, गाजी होता है, ये काजी है, इसे एक टाइटल दिया काजी का। किसने दिया? इसमें इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने टाइटल दिया था काजी का। ये भी आप नोट कर लेंगे। ये दो बातें शायद रह गई थी कि इब्न बतूता आया कब? 1333, और टाइटल कौन सा मिला? काजी। काजी क्या होता है? ये रिलीजियस जस्टिस देने वाला वो है, रिलीजियस जस्टिस। जो रिलीजियस जस्टिस देते थे उस समय उसे काजी कहते थे। ये काजी है, गाजी नहीं है, गाजी अलग था, काजी अलग है। समझ गया आप? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ही है। मैंने आपको लगभग सारा ही बता दिया, जो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको सारा कंप्लीट कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, आज की पूरी वीडियो एक ही रूलर के ऊपर थी, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। तो अच्छा टॉपिक है। इसके हमने 5 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, एक फेमस ट्रैवलर के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता, इसकी पुस्तक पढ़ी रिहला और सफ़रनामा, उसमें टॉपिक्स पढ़े, उसमें क्या क्या हमने पॉइंट पढ़े, वो सब आप ढंग से रिवीजन कर लेना और लाइन से अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। हम एक बहुत अच्छे वे में आपको समझा रहे हैं, एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोस पहुँचाएं, क्योंकि कंटेंट हम आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं। आप पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, अगर आप तैयारी में है तो आपने बहुत वीडियोस देख ली होंगी, बहुत कुछ देख लिया होगा। तो आपको ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिली होंगी कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, आपको सारा कंटेंट भी एक साथ मिल जाए। नहीं तो मैं तो वन लाइनर लिखना शुरू कर दूंगा कि जॉना खान ये वो ये सब लिखना शुरू कर दूंगा मैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने आपको एक अच्छे वे में सारा पढ़ाया। तो मैं आशा करता हूँ हमारे चैनल को ज़्यादा सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, और हमारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको सब उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, कल हम टॉपिक पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।